अंजलि शाक्य आप सभी का स्वागत श्री गंगानगर के YouTube चैनल शाक्य उदय में करती हूँ। आज हमारे बीच करियर गाइडेंस की श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमान आशाराम जी पधारे हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा कक्षा 10वीं के पश्चात किस विषय का चयन करना चाहिए इस संदर्भ में हमें बताएंगे। इससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सर, सर्वप्रथम मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि कक्षा 10वीं के बाद किस विषय का चयन करना चाहिए। इसमें बच्चों और उनके अभिभावक को बड़ी परेशानी होती है। इस संदर्भ में आप हमें बताइए। प्रणाम अंजलि जी। सर्वप्रथम मैं शाक्य महासभा श्री गंगानगर इकाई के पदाधिकारीगण और कार्यकारिणी के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने कैरियर गाइडेंस के इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों के लिए जो एक बहुत ही सुखद और सार्थक प्रयास किया है कि उनके कैरियर के लिए गाइडेंस मिलेगी, तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया बहुत ही सार्थक प्रश्न है। अक्सर बच्चों की और अभिभावकों की ये समस्या रहती है कि 10वीं कक्षा तक तो क्या होता है कि एक जो विषय चयन की किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। जैसे ही बच्चे कक्षा 10 उत्तीर्ण करते हैं तो हमारे मन में ये दुविधा रहती है, द्वंद्व रहता है कि हम कौन से विषय का चयन करें, क्योंकि वर्तमान जो युग है उसमें यदि हमारे द्वारा अच्छे विषय का चयन नहीं किया जाएगा तो हमारे लिए आगे निकट भविष्य में दुविधा रहेगी। अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों को जब भी वो विषयों का चयन करें कक्षा 10 के पश्चात, तो उनको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए विषयों का चयन करते समय। सर्वप्रथम तो क्या है कि योग्यता के अनुसार। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी बच्चों के लिए विषय के चयन करते हैं, हम बच्चों की अंक तालिका को उठाते हैं, उसमें से 4 विषयों में अगर 60% या 65% नंबर आए हैं, एक विषय में 90% आए हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी विषय का चयन बच्चे को करवा देते हैं कि इसमें तेरा बढ़िया नंबर आए हैं और इसमें आपका भविष्य अच्छा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि योग्यता के अनुसार भी होना चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार भी होना चाहिए, और तीसरी जो मुख्य बात है कि भविष्य में कौन से विषय की मांग है, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से हमें विषय का चयन करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें किसी तरह की परेशानी न हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रुचि के अनुसार अक्सर ऐसा होता है कि किसी विषय में बच्चे के 90% अंक आ जाते हैं और किसी विषय में जो उसका रुचिकर विषय होता है उसमें 50 से 60% आते हैं। तो पिछले दिनों में आपने देखा है कि कई बार क्या होता है कि हमने एक विषय की तैयारी बढ़िया से कर ली, उसकी कोचिंग कर ली और हमें परीक्षा के दौरान भी एक गैप मिल गया, तो हम एक विषय की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसमें हम ज्यादा अंक प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि हमारा जो रुचि है वो किसी और विषय में होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय का आप चयन करें, क्योंकि आप किसी भी विषय को, चाहे उसमें अंक आपके ज्यादा आए हैं, अगर आपको आपकी रुचि के मुताबिक नहीं है, आपके मन माफिक नहीं है, आपको उसको पढ़ने में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप ज्यादा समय तक नहीं ढो सकते। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जब हम विषयों का चयन, ऐसे विषयों का चयन कर लेते हैं अंकों के आधार पर जिनमें हमने चयन किया है, तो बाद में वो बच्चे सब्जेक्ट बदलते भी हैं। तो इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो मुख्य बात है कि भविष्य में कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पिछले 10 वर्ष पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर की कोई भी डिमांड नहीं थी, एग्रीकल्चर विषय को कोई भी नहीं लेता था। लेकिन पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसमें न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट क्षेत्र के भी बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जो इस क्षेत्र में उतर रहे हैं, क्योंकि 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमें आज के समय में ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जिसकी निकट भविष्य में बहुत मांग है। सर, जिन बच्चों ने 12th उत्तीर्ण कर ली है उन्हें टीचिंग लाइन में जाने के लिए किस विषय का चयन करना चाहिए, इसके संदर्भ में हमें बताइए। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। कक्षा 10 के बाद आपने विषयों का चयन कर लिया। विषयों का चयन लंबी रूपरेखा बनाते हुए, निकट भविष्य के प्लानिंग करते हुए हमें चयन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत सारे स्कोप हैं, जिसमें जो प्रमुख स्कोप है वो ये है कि अगर आप सीनियर सेकेंडरी, जिसको 10+2 या 12वीं बोलते हैं, उसमें हमारे अंक अच्छे बने हैं
तो हम BSTC जो अपना स्कूल कोर्स होता है, स्कूल टीचिंग कोर्स होता है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, एक प्री टेस्ट का आयोजन जो है वो राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है और उस प्री टेस्ट में हम भाग लेने के पश्चात अगर हमारी वरीयता अच्छी बनती है तो हम BSTC के कॉलेज का चयन कर BSTC कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि BSTC कॉलेज जो लगभग प्रत्येक जिले के अंदर एक डाइट के नाम से स्थापना की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा ट्रेनिंग कराई जाती है और इसका खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। और यदि आप सरकारी जॉब के बारे में हम बात करें तो 10+2 के बाद होने वाला ये सबसे जल्दी से होने वाला डिप्लोमा है, जिसमें आप अगर चाहें तो लगभग 20 साल 19 साल की एज में भी गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने सीनियर की 2 साल की आपकी BSTC होती है, BSTC करने के पश्चात आप प्री टेस्ट देंगे, रीट क्लियर करेंगे, रीट क्लियर करने के पश्चात जैसे ही भर्ती आएगी तो उसमें आपको मेरिट के आधार पर आपका पदस्थापन कर दिया जाता है। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको भी मैं मानता हूं, जो उच्च शिक्षा के लिए भी जाना चाहते हैं, उच्च पदों की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे RAS IAS में भी जाना चाहते हैं, तो मेरा एक बार ये मानना है कि अगर आप BSTC कर लेते हैं और जॉब लग जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। एक तो आपके पास एक परमानेंट स्थायी रूप से आय का स्रोत बन जाता है, जिसमें आपका 30 से 50 हजार के बीच में लगभग आपकी इनकम आती रहती है। और आप शिक्षा जगत से अगर जुड़े हुए हैं तो 6 घंटे आप शिक्षण कार्य करने के पश्चात आप अपने अध्ययन को भी नियमित रूप से जारी रख सकते हैं और उसके पश्चात आप उच्च पदों की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि आप BSTC कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र सरकारी जो क्षेत्र में आप जॉब लग सकते हैं। हाँ, एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, हमारे समाज की जो बेटियां जिनका विवाह जो है पंजाब या हरियाणा, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा है वो हमारे राजस्थान की राज्य सीमा से लगते हुए हैं और वहां पे हमारे शाक्य समाज के लोग भी बहुत संख्या में रहते हैं। तो जिन बेटियों की शादी 12वीं के पश्चात क्या करते हैं, माँ बाप कर देते हैं और वो दूसरे राज्य में चली जाती हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि पंजाब में यही कोर्स ETT के नाम से और हरियाणा में यही कोर्स JBT के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जरूरी नहीं है, आप अगर राजस्थान के हो और राजस्थान से आपने BSTC कर सकते हो, यहाँ से आपके अगर मैरिज हो गई और आप दूसरे स्टेट में चले गए तो वहां आप ETT या JBT का फॉर्म भर सकते हैं और ETT या JBT जो वो कर सकते हैं। सर, आपने हमें BSTC के बारे में बताया, यदि कोई बच्चा B.Ed करना चाहता है तो उसके बारे में हमें बताइए। हाँ जी अंजलि जी, जैसा अभी आपको बताया कि BSTC किए हुए जो बच्चे होते हैं वो 3य श्रेणी अध्यापक के पद पर पदस्थापित होते हैं। और अभी आपने पूछा है B.Ed किया हुआ, तो B.Ed के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि B.Ed जो आज से पहले जो B.Ed होती थी वो B.Ed का कोर्स जो था वो 2 वर्ष का था और वो BA के पश्चात अलग से होता था। लेकिन अभी क्या है, राज्य सरकार द्वारा एक इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स जो चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शायद इसी सत्र पे हो जाएगी। उस कोर्स के तहत आपने सीनियर जिन विषयों में की है उसी के आधार पर आप BA में विषयों का चयन करेंगे और BA के विषय 2 विषय जो होंगे वो आपको B.Ed में लेने होंगे और उसी के आधार पर एक इंटीग्रेटेड आपका B.Ed का कोर्स जो है वो हो जाएगा। यानी 3 साल BA प्लस 2 साल B.Ed के कोर्स को 5 साल का जो कोर्स था वो सरकार द्वारा समाहित करके उसको 4 साल का कोर्स बना दिया गया है। 4 साल के अंदर आप BA भी कर लेंगे और B.Ed भी कर लेंगे। अब बात आती है कि कौन से पद पर आप पदस्थापित होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से STC वालों को L1 के पद पर और B.Ed वालों को L2 के पद पर, जिन्होंने BA B.Ed की है उनको L2 के पद पर पदस्थापित किया जाता है। उनका पद और वेतनमान समान होता है, लेकिन L2 में क्या होता है कि आपका चयन जो होता है वो विषय के आधार पर होता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप 12वीं के विषय अपनी रुचि के अनुसार लेंगे उसी के आधार पर आप BA और B.Ed जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें आप करेंगे और उसी के आधार पर B.Ed में जो आपने कोर्स सिलेबस जो विषय ले लिए हैं उसी के आधार पर आप टीचर बनोगे। सपोज करो आपने B.Ed के अंदर हिंदी और SST ले लिया है, तो आपकी जो योग्यता है वो आप 2 पदों पर अपना
कंपटीशन लड़ सकते हैं जो आरपीएससी द्वारा आयोजित होता है, उसमें आप लड़ेंगे और उसके पश्चात आपको उस विषय पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, बीए बीएड करने के पश्चात आप सीनियर टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीनियर टीचर में जिस विषय में आपने वो अर्हता, आपकी योग्यता है, जिस विषय में आपने अपनी बीए की है, बीएड किया है, उसी विषय में आप सीनियर टीचर के लिए कंपटीशन फाइट कर सकते हैं जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होता है, और आप सेकंड ग्रेड टीचर जो है वो बन सकते हैं, जिसको वरिष्ठ अध्यापक के पद के नाम से भी जाना जाता है। सर, लेक्चरर के बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि L1 टीचर, L2 टीचर और इसके बाद सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक के पद के पश्चात जो उच्च पद है वो है लेक्चरर, जिसको प्राध्यापक के नाम से भी जाना जाता है। अभी अपने बात की थी बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की, और उसमें क्या होता है, अगर बीए बीएड आपने कर लिया तो आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए एलिजिबल होते हैं, और यदि आपने एमए और बीएड किया हुआ है तो आप लेक्चरर के पद के लिए एलिजिबल होते हैं। और इस संदर्भ में जिस विषय में आपने एमए किया हुआ है, जिसको हम पीजी के नाम से भी जानते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से भी जानते हैं, जिस विषय में आपने वो किया हुआ है और उसी विषय के आधार पर आपने बीएड में भी विषय रखा हुआ है, तो आप लेक्चरर के पद पर अपना कंपटीशन फाइट कर सकते हैं जो कि आरपीएससी के द्वारा प्रायोजित होता है। इसलिए आपको मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपने विषयों का चयन करें, उन विषयों का चयन करते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि वो विषय उनकी मांग कितनी है, उन पदों पर किस मापदंड के आधार पर। कई विषय ऐसे होते हैं, जैसे मान लियो एक तो है सोशियोलॉजी वगैरह हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इनके पदों पर भर्ती बहुत कम संख्या में होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कि कॉमन विषय है, जैसे लैंग्वेज, जिसमें हिंदी कह सकते हैं हमने, हिंदी साहित्य, इंग्लिश और स्पेशली मैथ, गणित की आप अगर विशेष रूप से तैयारी करते हो तो गणित में अगर आप सिद्धस्त हो जाते हो तो न कि आप राजकीय क्षेत्र में तो आप अपना जा ही सकते हो, और इसके अलावा अगर आप राजकीय सेवा में नहीं जा पाते, जैसा कि हमें सभी को पता है, जितने भी हम एमए बीएड या बीएसटीसी करने वाले हैं, हम राजकीय सेवा में सभी नहीं जा सकते। तो हमें विषयों का चयन उस आधार पर करना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर यदि आपके पास राजकीय सेवा में जाने का मौका नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट स्तर पर भी किसी स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन कर सकें, या कोई कोचिंग सेंटर वगैरह में अपनी सेवाएं देकर आप अपना जीवन का गुजारा कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाई हमारे समाज के बच्चों को। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि प्रोफेसर के पद के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसा कि अक्सर यह देखने में आता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी योग्यता के अनुरूप जिस पद पर उसको पदस्थापित होना चाहिए वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। उसका कारण यही होता है कि हम कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं और हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो मेरा निवेदन रहेगा उन सभी साथियों से जो ऑलरेडी जॉब में हैं, और उन बच्चों से भी जो लंबी रेस के घोड़े हैं लेकिन छोटी जॉब लगने के पश्चात हम वहीं रुक जाते हैं, तो आगे के जो उच्च पद हैं उनकी भी हमें निरंतर तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने पूछा है कि कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो है वो कैसे की जाए, इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हम पीजी करते हैं, जिसे एमए के नाम से जाना जाता है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 55% अंक, और जो आरक्षित वर्ग है उसमें मिनिमम 50% अंक होने चाहिए, तभी आप नेट कर सकते हैं। नेट से अभिप्राय है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से नेट जाना जाता है, और नेट की परीक्षा जो है वो यूजीसी द्वारा ली जाती है, जिसको आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, उनके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब बात रही कि कॉलेज प्रोफेसर तो हमने बनना है, लेकिन नेट कैसे की जाए, किस विषय में की जाए, तो यूजीसी द्वारा जब ये प्रतियोगिता का इस पेपर का आयोजन किया जाता है, उसके लिए आप जिस कैटेगरी में आपने एमए किया हुआ है उसी विषय के आधार पर आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब
नेट की तो बात आ गई, जिसका आयोजन जो है यूजीसी करती है। इसी को नेट को हमारे राजस्थान में सेट या स्लेट के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रक्रिया वही है, जिस तरह की प्रक्रिया नेट की है उसी तरह की प्रक्रिया जो है सेट या स्लेट की है। और इसी के अंतर्गत एक जेआरएफ की परीक्षा भी आयोजन भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये आप यदि हम ये नेट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, सेट या स्लेट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके चयन की प्रक्रिया वही रहती है, आरपीएससी द्वारा ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यदि आप मेरिट में आते हैं, वरीयता प्राप्त करते हैं, तो आपका चयन हो जाता है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि दो तरह से आपको आरपीएससी के अंकों के आधार पर भी प्लस आपका जो साक्षात्कार भी लिया जाता है, उन दोनों के समाहित अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाता है। इस उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा इस सेवा के लिए। और मैं निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से शाक्य महासभा श्री गंगानगर इकाई के जितने भी अधिकारीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, कि उनके द्वारा जो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है, इसको आगे भी वो जारी रखें, जिससे हमारे समाज का प्रत्येक बंधु लाभान्वित हो सके, हम आगे बढ़ सकें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।